चलिए आज एक ऐसे संकट को समझते हैं जहां जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे से टकराकर एक बड़ा चेन रिएक्शन शुरू कर देती हैं। बस ये एक लाइन ही उस पूरी मुश्किल को बयां कर देती है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक दूर देश में हो रहा संघर्ष यहां लाखों लोगों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इस संकट के पैमाने को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया की पूरी पेट्रोलियम सप्लाई का 20% यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो होता क्या है, जब ये अहम रास्ता, ये चोक पॉइंट अचानक बंद हो जाए, इसका असर आप समझिए एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक के बाद एक चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। देखिए, रुकावट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जहाज लेट हो गए, नहीं, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है जो दुनिया भर में फैल जाती है। जहाज़ों की आवाजाही रुक जाती है तो माल ढुलाई का खर्चा बढ़ जाता है, जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है और सबसे बड़ी बात, भविष्य में सप्लाई को लेकर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। अब ये जो पूरी दुनिया में हलचल मची है, इसका सबसे गहरा असर एक देश पर पड़ता है और इससे उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है। भारत को अपनी एलपीजी यानी वो गैस जो ज्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके लिए इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। समझिए, पूरी सप्लाई का 60% हिस्सा बाहर से आता है। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि ये सारा जोखिम एक ही जगह पर इकट्ठा हो गया है। जितना भी एलपीजी भारत इंपोर्ट करता है उसका 90%, जी हां 90%, इसी एक रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसका हिसाब बहुत सीधा है, लेकिन नतीजा बहुत गंभीर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कुल एलपीजी सप्लाई का आधे से भी ज्यादा, करीब 54%, सीधे सीधे खतरे में आ जाता है, सिर्फ उस एक रास्ते के बंद होने से। और ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों से जुड़ा मुद्दा है। इसका सीधा असर पड़ता है 33 करोड़ से भी ज्यादा घरेलू एलपीजी कनेक्शन पर। खासकर उज्ज्वला जैसी योजनाओं के बाद तो एलपीजी घर घर तक पहुंची है। ये एक वेलफेयर पॉलिसी का बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है। तो जब सप्लाई लाइन कट जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम एफिशिएंसी के लिए बना था, मतलब कम लागत में लगातार सप्लाई आती रहे। इसे किसी बड़े संकट से निपटने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। भारत का एलपीजी सिस्टम बहुत बड़ा तो है, लेकिन इसमें ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाता। मतलब हमारे पास सिर्फ 18 दिन का ही बैकअप होता है। तो जाहिर है, समुद्र में हुई एक छोटी सी भी गड़बड़ जमीन पर बहुत जल्दी एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। मान लीजिए कि सामान्य सप्लाई 100 है। हॉर्मुज़ में रुकावट आते ही 54% सप्लाई कट गई। सरकार ने घरेलू उत्पादन 25% बढ़ाया भी, जिससे 10 पॉइंट वापस आए, लेकिन फिर भी कुल सप्लाई 100 से घटकर सिर्फ 56 रह गई, यानी 44% की भारी कमी। अब इतनी बड़ी कमी से निपटने के लिए सरकार को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अब ये नहीं देखा जाता कि बाजार में कौन खरीद सकता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जरूरत सबसे ज्यादा किसे है। तो घरों की सप्लाई को बचाने के लिए उसे प्राथमिकता दी जाती है, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल पर कटौती की जाती है। तो ये झटका सिर्फ गैस सिलेंडर तक नहीं रुकता, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर फैलना शुरू हो जाता है। सबसे पहली मार पड़ती है उन बिजनेस पर जो कमर्शियल सिलेंडरों पर चलते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, केटरिंग वाले। इन सबको गैस की कमी और बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ये रुकावट लंबी खिंच जाए तो ये बिजनेस अपनी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालना शुरू कर देते हैं, और तब जो सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स की समस्या थी, वो महंगाई की एक बड़ी वजह बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई देश करता क्या है? चलिए अब उस स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं जो इस संकट से उभरने और भविष्य के लिए एक ज्यादा मजबूत सिस्टम तैयार करने के लिए अपनाई जाती है। इसका जवाब कोई एक काम नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें 3 हिस्से हैं: तुरंत क्या करना है, कुछ महीनों में क्या करना है, और लंबे समय के लिए क्या तैयारी करनी है। ये संकट हमें एक बहुत पुरानी लेकिन जरूरी बात सिखाता है, जिसे कहते हैं एफिशिएंसी और रेजिलियंस का ट्रेड ऑफ। मतलब जब सब ठीक चल रहा हो तो एक ही जगह से सामान मंगाना सस्ता और आसान लगता है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो अलग अलग जगहों से सप्लाई का नेटवर्क एक बीमा की तरह काम करता है जो हमें बचाता है। तो लंबे समय का हल क्या है? लक्ष्य यह है कि खाना पकाने के लिए सिर्फ एलपीजी पर ही निर्भर न रहा जाए।
इसके लिए कई विकल्पों पर काम हो रहा है, जैसे शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी, फिर है इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे इंडक्शन स्टोव, और तीसरा है बायो एनर्जी जैसे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। कुल मिलाकर मकसद एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना है जो किसी एक ईंधन या किसी एक रास्ते पर हमारी निर्भरता को खत्म कर दे। और इससे सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि किसी संकट से निपटने की तैयारी संकट आने पर नहीं की जाती। ये तैयारी तो बहुत पहले से लगातार करनी पड़ती है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस अनिश्चित दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी की असली कीमत आखिर है क्या?